अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो आपका थर्ड पार्ट है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है, EMFT। तो EMFT में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम कवर करेंगे आपका गॉस लॉ, फिर हम कवर करेंगे आपका फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन हम कैपेसिटेंस देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में आ जाएंगे जिसमें बायो-सेवर्ट और एम्पियर्स लॉ देखेंगे, देन फैराडे लॉ और आपका इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो इन सब के हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रिवाइज करेंगे जो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला दिया है वो दिया है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में दिया है जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका फ्लक्स डेंसिटी इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कहता है जो आपका यहाँ से फोर्स लगेगा किसी पॉइंट चार्ज पर, वो आपके यहाँ पर पॉइंट चार्ज के आपके गुणनफल के बराबर और उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के आपके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी दूरी के, उनके पॉइंट के बीच की, ठीक है। जैसे ये आपका दो पॉइंट है, इसका माना चार्ज है आपका Q1, इसका चार्ज है आपके Q2 और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपका R, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो हमारा कूलम्ब्स लॉ ने यहाँ पर बता रखा है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। बाकी देखिए यहाँ पर क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है K, ठीक है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट है आपकी एब्सोल्यूट की परमिटिविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू होती है फैराड पर मीटर, ठीक है। एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। जनरली हम लोग एयर कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। तो देखिए एग्जाम के लिए आप क्या याद करेंगे, 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी आपकी 8.854 इंटू आपका 10⁻⁻12 इंटू 1। तो इसका जो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वो आता है पर 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका फैराड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो ये आपका कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी Q1 Q2 हमारे चार्ज है, R इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करा होगा, Q1 Q2 हमारे चार्ज है, R है आपकी डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में आपकी परमिटिविटी क्या है, और एप्सिलॉन R है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। जनरली एयर कंसिडर करते हैं और एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन होती है और आपकी Q की यूनिट चार्ज की कूलम्ब होती है और इसकी होती है आपकी मीटर, ठीक है। बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। वैलिड है आपका फॉर अ पॉइंट चार्ज इन अ होमोजीनियस मीडियम, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, अगला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E होता है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब Q, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारी आती है Q अपॉन, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है, इंटू R स्क्वायर। ये कब आएगा, पॉइंट चार्ज के लिए आपका R स्क्वायर आता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए आपका R स्क्वायर आएगा। वहीं लाइन चार्ज की बात की जाती तो सिर्फ R आता, और अगर यहाँ पर हम सीट की बात करते हैं तो हमारा R से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बेसिक पता भी होना चाहिए इसके बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है फोर्स अपॉन आपका फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या हो जाएगा इसका वोल्ट पर मीटर या फिर आपका न्यूटन पर मीटर भी इसका यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आगे है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं आपका डी इज इक्वल टू, आपने देखा होगा, सिंपल देखा होगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी इनटू ई। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर डी की वैल्यू होती है। तो देखिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इधर दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में। जो डी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर से पहले ई की वैल्यू निकाली थी। तो ई की वैल्यू क्या आई थी, इसको लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर से ई की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो आ जाएगी चार्ज क्या क्यू, मतलब जो आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू विच इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आपका ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। कब, हमारे पॉइंट के केस में, पॉइंट के केस में हमारी ये आई है, लाइन के केस में हमारी सिर्फ आर आती है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर डी की वैल्यू आती है। डी क्या होता है आपका, डी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, तो ये इसका तो ये इसके बारे में हो गया डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, ये एक साथ ही है। और इसको लिख सकते हैं आपको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मैंने दिखा दिया। हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, किसके केस में, आपका पॉइंट चार्ज के केस में। ठीक है, सब हमारी ये वैल्यू है। एक बार थोड़ा ये चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू है। बाकी डी की वैल्यू बता दी और यूनिट क्या होती है इसकी, आपकी कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे, वो है आपकी गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के यहाँ पर दोनों फॉर्म लेके आपका इंटीग्रल फॉर्म और आपका पॉइंट फॉर्म, ताकि आप दोनों को एक साथ याद कर सकें। ये क्या होता है आपका डी डॉट डी एस। ठीक है, आपका क्लोज आपके सरफेस में, क्लोज कंटूर में आपका डी डॉट डी एस आपका क्यू इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज के बराबर होता है। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल के लिए आपका इंटीग्रेशन लगाए। ठीक है, और आपका पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपका डेल डॉट डी, मतलब आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी आपका रो वी होता है। ठीक है, आपका पॉइंट चार्ज है या फिर डिफरेंशियल पॉइंट फॉर्म है आपका गॉस लॉ का। तो ये दोनों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके हिसाब से क्या बोलता है, आपका टोटल जो कितना फ्लक्स आपके एक गोले के अंदर है, मतलब एक गॉसियन सरफेस के अंदर है, उतना ही आपका यहाँ, उतनी ही आपके उसके अंदर आपके मतलब उतनी ही आपके यहाँ पर चार्ज होगा उसके अंदर स्टोर। ठीक है, उतना ही आपका चार्ज स्टोर होगा, मतलब क्यू इनक्लोज बाय द क्या बोलते हैं उसको, सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल एनक्लोज चार्ज। ठीक है, जो आपका यहाँ से फ्लक्स होगा वो आपके चार्ज इनक्लोज के बराबर ही होगा। डी डॉट डी एस आपका फ्लक्स बता रहा है, वो किसके बराबर होगा, जितना उसने चार्ज इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक और सबसे आपका फंडामेंटल लॉ है आपका गॉस लॉ। ठीक है, आपका ईएमएफटी का। उसके अलावा जो क्यू इनक्लोज्ड है, ये आपका इनक्लोज चार्ज। ठीक है, जो रो वी है, रो वी यहाँ पर डेल डॉट डी। ठीक है, ये आपका रो वी दिया, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ डी आपका रो वी दिया है। इसका मतलब है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो वी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाकी जो क्यू इनक्लोज्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी कूलम्ब्स में होगी। और रो वी चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर मीटर क्यूब में होगी। ठीक है, जो क्लोज सरफेस होती है, क्लोज सरफेस हमारी यहाँ पर गॉसियन सरफेस होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये है आपका, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए पक्का आता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन सीट स्फेरिकल चार्ज। ठीक है, या फिर वो लाइन के बारे में पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा, या सीट के बारे में, या आपका स्फेरिकल चार्ज के बारे में। देखिए अगर हमारी यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, देखिए इसको यहाँ दिखाता हूँ। ये रो एल की वैल्यू थोड़ी नीचे हो गई है। देखिए अगर यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी रो एल। देखिए रो एल इस टाइप से चाहिए, रो एल अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। देखिए वहीं अगर हम यहाँ पर इनफाइनाइट यहाँ पर सीट चार्ज की बात करें, इनफाइनाइट सीट चार्ज में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये होती है सीट के लिए क्या आ जाएगा, सरफेस रो एस इंटू यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारा जो है नेक्स्ट वो होता है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी स्फीयर के बारे में, जो आपका स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। इसके लिए आपके दो केस बनते हैं। अगर यहाँ पर हमारी आउटसाइड बताना हो, अगर हमें आउटसाइड बताना हो, आउटसाइड मतलब अगर आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन बड़े आर हो, ठीक है। और एक होता है आपका इनसाइड बताना हो, एक हमें अगर इनसाइड बताना हो, इसका मतलब क्या है, जो छोटे आर की वैल्यू है ये अगर कम हो बड़े आर से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो केस बनते हैं। जब आपके आउटसाइड बताना हो तो इसके हमारी जो वैल्यू होती है ई की वैल्यू वो होती है आपकी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम लोग आउटसाइड बताते हैं, आउटसाइड के लिए क्या होती है, ये हमारी होती है आपकी ई की वैल्यू, ई इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू या फिर क्यू लिखो, एक ही बात है, क्यू इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम आर का, देखिए यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई होता है ऊपर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये बड़ा आर है तो बड़े आर का क्यूब, ठीक है, बड़े आर का क्यूब हो जाता है, यहाँ स्क्वायर था छोटे आर का, यहाँ बड़े आर का क्यूब हो जाता है और ऊपर आपका एक आर से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए इस बार जो आपका गेट में क्वेश्चन आया था वो इस फॉर्मूले से आया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 2026 वाला गेट में इसी से आपका क्वेश्चन आया था किसी एक ब्रांच में, पता नहीं कौन सी में आया था, लेकिन आया था किसी एक ब्रांच में। तो देखिए वो यहाँ पर दिया है मैंने, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये आपका रो एल है, एल की वैल्यू नीचे थी ऊपर होगी कोई बात नहीं, ये रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। इनफाइनाइट सीट के लिए हमारा सरफेस आता है रो एस इंटू 2 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर सॉरी पाई नहीं आता है, 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका CIL से पिछले बार इसी में क्वेश्चन पूछा था। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अगर आउटसाइड की बात करें तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, अगर इनसाइड की बात करें तो आपका क्यू के साथ ऊपर आर में मल्टीप्लाई होगा जो आर की वैल्यू है और नीचे आपका आर का क्यूब आएगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका गॉस लॉ से हम डिराइव करके निकालते हैं, लेकिन आपको जनरली इनके बारे में पता होना चाहिए, डिराइव करने का आपको एग्जाम में टाइम नहीं होता है, ठीक है, वरना आपको डिराइव करने में 15 मिनट लग जाएंगे एक कोई। रोएल क्या है, रोएल आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर में है। रो एस है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और आपका आर जो है वो है आपका स्पेरिकल रेडियस, ठीक है। और इसकी ई की यूनिट क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आपकी वोल्ट पर मीटर, ये हमारी यूनिट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मतलब क्यू अपॉन आर को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पॉइंट की बात करें तो हमारा आर आता है, बाकी ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है, मतलब क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। यहाँ पर E इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये देखिए ये ग्रेड है, अगर ये ऐसा दिया है तो मतलब ये ग्रेड है, अगर हमने यहाँ पर डॉट लगाया होता तो ये क्या होता था, ये हो जाता डाइवर्जेंस, और क्रॉस लगाया होता तो हमारा कर्ल हो जाता। तो ये आपको फ़र्क भी पता होना चाहिए इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, जब हम यहाँ पर आपका इनफाइनाइट से आपका जीरो की ओर को लेके आते हैं, उस टाइम पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है आपकी E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है। ये आपका नेगेटिव होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का, या फिर वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सी चीज़ है। तो अभी तक का ये जो था ये आपका बेसिक था आपका EMFT में, और इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया आपका कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस आपका पैरेलल प्लेट, स्पेरिकल और आपका कोएक्सियल। जो कोएक्सियल केबल है ये आपके अंडरग्राउंड के उसमें काफ़ी यूज़ होता है, अंडरग्राउंड केबल में। तो देखिए अगर पैरेलल प्लेट की बात करें तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ दिखाता हूँ। अगर हमारा पैरेलल प्लेट है, देखिए इस टाइप का अगर प्लेट है ये, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस होता है आपका एप्सिलॉन इंटू A/D, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होती है, तो इसको वही लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट
इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, और आपका डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस टाइप से आपका फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ पर ये कब था, ये आपका पहला प्लेट की बात करें, अगर हमने स्फेरिकल की बात करूँ, स्फेरिकल की बात करूँ, मतलब एक आपका ये यहाँ पर एक ऐसा गोला है जिसका माना रेडियस आर है, ये स्फेरिकल मतलब गोला, इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं आपका ए ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सी की वैल्यू निकालें कैपेसिटेंस की, तो वो हमारी आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ये जो आपकी रेडियस है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपका जनरल इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोएक्सियल वाला का जो पता ही होगा, कोएक्सियल केबल का कोएक्सियल अगर हम केबल में कैपेसिटेंस की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एल जितनी लेंथ है अपॉन एल एन बी बाई ए। बी है आपका आउटर और ये आपका डी है आपका इनर। ठीक है, आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस, जैसे कोएक्सियल केबल मतलब एक के बाहर एक ये लगी है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पर ये इसका ए है तो ये बड़ी वाली का बी है, तो आपका एल एन बी बाई ए। ठीक है, ये आपका नेचुरल लॉग होता है आपका एल एन। तो देखिए वो यहाँ पर दिया का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। स्फेरिकल की बात करें तो यहाँ पर आइसोलेटेड स्फीयर है। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर मतलब कोई भी आपका यहाँ पर किसी भी आपका ये सप्लाई से कनेक्ट नहीं है, उसकी रेडियस ए है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। कोएक्सियल केबल का ये तो पता ही होगा आपको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एल जो थी लेंथ है अपॉन एल एन बी बाई ए। बी है आपका आउटर रेडियस और ए है आपका इनर रेडियस, या डी बाई आर भी पढ़ा होगा आपने, एक ही बात है। ये आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस फॉर्मूला है आपके कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में। ए क्या है आपका प्लेट का एरिया, डी है आपका प्लेट का सेपरेशन, और ए और डी क्या है इनर और आउटर रेडियस, एल है आपकी लेंथ। ठीक है, ये देखिए ये कोएक्सियल केबल ऐसी है ना, तो इसकी लेंथ की बात कर रहा है एल ये। तो बाकी इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है। फ्रिंजिंग इफेक्ट यहाँ पर हम लोग नेगलेक्ट मानते हैं, और ये आपका जब कम होमोजीनियस आपके डाइलेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपका एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर हमारे इसमें कितनी होती है, हमारी एनर्जी स्टोर हम दिखाते हैं डब्ल्यू से, वो होती है आपकी हाफ सी बी स्क्वायर। ये पता ही होगा आपको, एनर्जी स्टोर होती है आपकी हाफ सी बी स्क्वायर या 1/2 क्यू बी, या फिर आपको क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये आपके तीनों आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए वोल्टेज से क्या आती है, वोल्टेज से आपके यहाँ पर आपका चार्ज एक्यूमुलेट होता है Q, और जब हम प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो आपका आता है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई आपकी Q अपॉन V। आप ऐसे कर सकते हैं, या यहाँ से V की वैल्यू क्या लिखेंगे, V की वैल्यू आप लिखेंगे आपका Q बाई C। तो ये तीनों को हम यहाँ पर एक्सचेंज करके आपको ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू वी या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन को इसने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही कर रखा है। बाकी ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन अक्रॉस अ कैपेसिटर विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ बताता है। W है एनर्जी, जो आपका स्मॉल w है, ये क्या है आपकी एनर्जी डेंसिटी, कितना डेंस मतलब कितनी घनी है वो आपकी एनर्जी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की कभी भी बात करें तो हमेशा आपका मीटर क्यूब में आएगा, जबकि जो एनर्जी है इसकी यूनिट होती है आपकी वाट पर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर। ठीक है, जो W है इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर। आगे देखते हैं, अगर अब हमारे पास आ गई बाउंड्री कंडीशन एट डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस में हमारे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या होती है ये आपको बतानी है। देखिए अगर आपको पता होगा, जैसे माना ठीक है, ये यहाँ पर हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है
आपका ये माना टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है आपके मीडियम 1 का, वही आपके मीडियम 2 के बराबर होगा। मतलब आपका E1t की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगा। ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। ठीक है, माने इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, इसकी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं। अगर वहीं आपका चार्ज फ्री की बात करी रहती, चार्ज फ्री रीजन की अगर इसमें बात करी होती तो इसके साथ क्या क्या फ़र्क पड़ता। देखिए, चार्ज फ्री की अगर बात करता तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपका इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी इक्वल होता। ठीक है, ये जो आपका कंपोनेंट है ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है, जो आपका ये जो मीडियम है इसके 90 डिग्री है। ठीक है, जो टेंजेंशियल होता है ये तो इसके सेम में होता है, जो नॉर्मल होता है वो उससे 90 डिग्री होता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट आपका DN1 यहाँ पर आपका DN2 के बराबर होता। कब? आपका इस केस में जब आपका चार्ज फ्री होता। ठीक है, अदरवाइज इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती। इसकी वैल्यू D1n की वैल्यू माइनस DN2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर DN2 ये करता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर सरफेस आपके क्या इसको बोलेंगे, क्या रोएस को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो यहाँ पर आपका दिया है, मेंशन करा है, जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आपके मीडियम की जो बाउंड्री है ये आपकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री। तो यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के टेंजेंशियल मतलब इसके पैरेलल पे जो कंपोनेंट है आपका मीडियम 1 का और मीडियम 2 का, ये बराबर होते हैं। E1t टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड मीडियम। ठीक है, वही जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होता है ये D, ये आपका डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, बाई फ्री स्पेस फ्री चार्ज रीजन पर। ठीक है, वहीं आपका इसकी वैल्यू क्या होती है, D1n की वैल्यू यहाँ पर D2n के बराबर होती है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट माइनस नॉर्मल कंपोनेंट एंड 2 इज इक्वल टू आपका ρs। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा आपका नो चार्ज होगा, मतलब चार्ज फ्री रीजन की बात करें, वही मैंने यहाँ पर बताई। अगर चार्ज फ्री की बात करें होता तब ये बराबर होती, वरना आपकी बराबर नहीं होती, आपके ρs के बराबर होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ठीक है, तो आपका ये कहता है गवर्न बिहेवियर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये इसका अलग मीडियम है ε1, इसका अलग मीडियम है ε2, तब आपको ये डिफाइन करता है। सब्सक्रिप्ट जो आपका 1 और 2 है ये आपके मीडियम 1 और 2 के लिए, T मतलब टेंजेंशियल है, N मतलब नॉर्मल है। ठीक है, वही आपका दिया है। अगर नो चार्ज सरफेस होता मतलब चार्ज फ्री रीजन होता तो यहाँ पर DN1 की वैल्यू DN2 के बराबर होती। इससे देख सकते हैं, इसको हम 0 पुट करा तो D1n की वैल्यू DN2 के बराबर आती है। तो नेक्स्ट था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ गए। इसमें हम बायो सेवार्ट लॉ देखेंगे, एम्पियर्स लॉ देखेंगे और आपका मैग्नेटिक सर्किट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ना बायो सेवार्ट से। ठीक है, बायो सेवार्ट क्या बोलते हैं, इन्होंने आपने बोला dB जो आपका डिफरेंशियल आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये किसके बराबर होगी, μ0 इंटू आई इंटू डी डिफरेंशियल लेंथ और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज इसमें AR लिखा है तो AR कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन या 4 पाई r²। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला इस टाइप से होता है। ठीक है, ऊपर थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है लेकिन फॉर्मूला है यही। ठीक है, μ0 I इंटू DL, जो IDL है ये आपका करंट की डिफरेंशियल लेंथ है, एक स्मॉल लेंथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है और किस डायरेक्शन में, AR कैप वेक्टर के डायरेक्शन में, अपॉन 4 पाई इंटू r²। ठीक है, ये क्या करता है, गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, जो स्मॉल करंट एलिमेंट है मतलब IDL क्या बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको B से दिखाते हैं, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताता है dB। ठीक है, यूज टू डिराइव B फॉर द स्टैंडर्ड करंट सेफ। ठीक है, तो हम इससे डायरेक्टली हम बड़ी मतलब पूरे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं। I है यहाँ पर करंट है, DL है आपका करंट एलिमेंट लेंथ है, R है आपकी डिस्टेंस और आपका AR है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, B की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होता है बायो सेवार्ट लॉ। 2 वैज्ञानिक थे, बायोट और सेवार्ट, इन दोनों ने मिलकर ये आपका अपना नियम दिया था। ठीक है, देखिए
हमारे इसमें स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पर हमारी इनफाइनाइट, देखिए ये सेम उसी टाइप का लेकिन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हमारी इनफाइनाइट दिया होता स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में हमारे यहाँ पर जो बी की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ये होती है आपकी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आया। देखिए वहीं अगर हम यहाँ पर सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर मतलब क्या हुआ हमारा, सर्कुलर मतलब हुआ आपका लूप में। ठीक है, तो इसके जब हम सेंटर पे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है आपकी म्यू नॉट अपॉन आई 2r। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होती है आपकी एब्सोल्यूट की परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, परमेबिलिटी वो है जो आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को ईजिली अलाउ करे किसी भी आपके मटेरियल से फ्लो होने में। ठीक है, वहीं अगर हम सोलेनोइड की बात करें, सोलेनोइड की बात करें, इसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है बी, होती है आपकी म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई और एन क्या है हमारे, एन है कितने आपके नंबर ऑफ टर्न है या फिर हमारे लेंथ। ठीक है, टर्न है या फिर लेंथ हम लोग उसको कहते हैं। तो ये इसके बारे में मेन होते हैं। तो वही देखिए वही यहाँ पर मेंशन करा है, जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये होती है। जबकि सर्कुलर लूप की बात करें, अगर इस टाइप का लूप बना है एक, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। ठीक है, वही सोलेनोइडल की बात करें, मतलब इस टाइप से दिया है ये, तो यहाँ पर जितनी लेंथ है इसमें और जितने नंबर ऑफ टर्न है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपके म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, ये यहाँ पर इस पर डिपेंड करती है। आपका स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए, एन क्या है आपके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट टेस्ला ही होगी क्योंकि यहाँ पर बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, देन आपका एम्पियर्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है। एम्पियर्स लॉ आपका क्या क्या बोलता है, आपका एच डॉट डी एल जो होता है हमारा, यहाँ पर आई इनक्लोज मतलब करंट इनक्लोज के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पर इसका इंटीग्रल फॉर्म है, जहाँ पर एच डॉट डी एल किसी क्लोज सरफेस से जितना एच डॉट डी एल है, मतलब डिफरेंशियल लेंथ से जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ है वो आपके करंट इनक्लोज के बराबर होगी। ठीक है, वहीं अगर हम वेक्टर फॉर्म पॉइंट फॉर्म में देखें तो क्या होता है आपका डेल क्रॉस एच, ये क्रॉस है मतलब कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू करंट डेंसिटी जे के बराबर होता है। ठीक है, यही आपका जो आपका मैक्सवेल का लॉ है। मैक्सवेल ने यहाँ पर प्लस डेल बी बाई डेल टी एक्स्ट्रा ऐड करा था क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती आपके चार्जिंग के, जो कैपेसिटर की चार्जिंग करंट होती है ना, उसके कारण। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है आपका लाइन इंटीग्रल। देखिए डी एल मतलब क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब एच अराउंड अ क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ का साइन है, ये क्लोज पाथ का साइन है। और आपका लाइन आपके एल के लिए हमारे जो यहाँ पर आपके लाइन के लिए आपका एल आ गया। ठीक है, पाथ इज इक्वल टू द एनक्लोज करंट बाई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह करंट निकलेगा उसके बराबर होती है। ठीक है, एच क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी इंटेंसिटी, जे है आपकी करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट हो जाएगी आपकी आई की होती है एम्पियर, एरिया की होती है आपकी मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारी यहाँ पर यूनिट हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक करंट डेंसिटी की। ठीक है, करंट डेंसिटी की जे बाई ए, आई बाई ए, इसको जे बोलते हैं। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारी यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल से फॉर्मूले पे बेस है। इसके अलावा देखिए ये है आपका लॉरेंस फोर्स। देखिए आपने जो हमारी मशीन वगैरह होती है ये इसी फोर्स पे वर्क करती है। देखिए क्या लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो टोटल फोर्स है ऑन अ मूविंग चार्ज, एक किसी चार्ज पर जो आपका मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज ड्यू टू कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी एक मूविंग चार्ज पर कितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये बताता है।
जो हमारी मशीन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल और आपका मैग्नेटिक दोनों फॉर्म में यहाँ पर डोमेन में यूज़ करके आपसे ऐसे फोर्स निकालती है। ठीक है, जो यहाँ पर क्यू है आपका चार्ज, वी है आपके वेलोसिटी, बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जब हम आपका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पर ये वैल्यू आती है। देन इसको हम ई के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे मल्टीप्लाई करके हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फोर्स आता है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई के साथ हम यहाँ पर वी क्रॉस बी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और यूनिट क्या आएगी हमारी न्यूटन के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा तो लेकिन मैं बताता हूँ आपको एक फॉर्म क्वेश्चन के थ्रू या कुछ भी सिंपल ले लेते हैं। हमें माना यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, क्यू की वैल्यू माना क्या ले लें 2 कूलाम लेते हैं। चार्ज की वैल्यू होकर 2 कूलाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पे वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। और जो यहाँ पर जो वी की वैल्यू है वेलोसिटी, इसकी वैल्यू लेते हैं आपको, वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। और आपकी जो टेस्ला बी की वैल्यू है वो होगी आपकी 1 टेस्ला करते हैं, सिंपल पड़ेगा 1 टेस्ला। ठीक है, तब हमें यहाँ पर अगर फोर्स बताना हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हमें बताना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होगा आपका Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी हमारी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 2 कूलाम का चार्ज है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी 5 प्लस V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू आपकी 3 इंटू हो जाएगा B की वैल्यू आपकी 1, तो 3 इंटू 3 एक 3 ही हुआ है, तो 3 और ये हो जाएगा आपका 5, 5 3 8 मतलब 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 मतलब 16। तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा आपका 16 न्यूटन। तो इस टाइप से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड फार्मूला इसी का जैसा वो है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ फोर्स होता है आपका BIL साइन थीटा। ठीक है, BIL मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करंट लेंथ इनटू साइन थीटा। ठीक है, मतलब सिंपल अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो हमारा आता है आपका I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, एल क्रॉस बी को हम करते हैं, आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट का क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारे क्या आता है कॉस थीटा आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी जगह साइन थीटा आएगा, तो BIL साइन थीटा हम लिखते हैं। ठीक है, क्या बताता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए इलेक्ट्रिकल मोटर या आपका उसके बारे में आपका जनरेटर के बारे में, यही वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, बेसिक ऑफ मोटर एक्शन, मोटर आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड जो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और फोर्स है यूनिट तो न्यूटन होगी, इसके बारे में बताइए। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि साइन 90 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा फैराडे लॉ। ठीक है, ये अभी हम इम्पोर्टेंट है फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो यहाँ पर माइनस साइन है ये आपका लेंस लॉ दिखाता है, और आपका डी फाई बाई डी टी जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे होता है फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, N5 को हम बोलते हैं आपका फ्लक्स लिंकेज, जिसको हम बोलते हैं फाई। तो फाई जो साई होता है या फिर लैम्डा भी बोल सकते हो, लैम्डा या साई। ठीक है, ये आपका फ्लक्स लिंकेज दिखाता है, साई इज इक्वल टू N5। ठीक है, तो क्या होता है आपका इंड्यूस EMF इंड्यूस इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज मतलब आपका N5 कितने नंबर ऑफ टर्न में आपके कितने आपके फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका फ्लक्स लिंकेज। नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखाएगा आपका लेंज लॉ को। ठीक है, N है आपका नंबर ऑफ टर्न, फाई है आपका फ्लक्स और E है आपका इंड्यूस EMF। ठीक है, और फाई हमारा इसका जो यूनिट होती है फाई की वो होती है आपकी वेबर पर। ठीक है, जो लेंज लॉ है वो बताता है कि आपकी EMF अपोज करता है अपने चेंज का, जिससे आपको जन्म है। ठीक है, EMF अपोजिट इट्स ओन कॉज। ठीक है, तो ये इसके बारे में होता है आपका लेंज लॉ के बारे में।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ मोशनल ईएमएफ होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, जो आपका मोशन के थ्रू आता है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमारा होता है आपका वी क्रॉस बी इंटू डी एल, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका बी इंटू आपका वी साइन थीटा और एल का हो गया आपका ये, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया आपका कंडक्टर मूविंग इन अ फील्ड ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी इंटू डी एल, ठीक है। ये आपका ई एम एफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेसिक आपका जनरेटर एक्शन इसी पर होता है। जनरेटर एक्शन आपका मोशनल ईएमएफ पे होता है, जहाँ पर आपको जनरेटर को हम यहाँ पर प्राइम मूवर के थ्रू हम घुमाते हैं, ठीक है, मैकेनिकल पावर देते हैं। देन यहाँ पर वी क्रॉस बी से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है, देन आपका एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। वी है आपकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, एल है लेंथ और यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स, ठीक है। थीटा क्या है, आपका एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है, जो आपका वेलोसिटी है कंडक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बीच का यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। तो हम इसके ऐसे करके सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चनों को। आगे देखते हैं, आगे दिया है आपका सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल होता है आपका एन फाई अपॉन आई, ठीक है। इंडक्टेंस को क्या लिखते हैं, इंडक्टेंस होता है आपका साई अपॉन आई। जनरली हम ऐसे याद करते हैं, इंडक्टेंस इज इक्वल टू साई अपॉन आई। साई को लिखते हैं आपको नंबर ऑफ टर्न इंटू फ्लक्स, ठीक है, एन फाई इंटू आई। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यू होती है। म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल होता है आपका पहली वाली कॉइल के चक्कर में के कारण दूसरी वाली कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू होती है आपकी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, आपका फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल फर्स्ट अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल I1। तो ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। बाकी कपलिंग कोफिशिएंट बताते हैं आपका, ये कपलिंग कोफिशिएंट जो होता है के, इसकी वैल्यू होती है आपकी m अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2, मतलब दो कॉइल आपस में कितने टाइटली कपल्ड है वो हमारे यहाँ पर कपलिंग कोफिशिएंट बताता है। जो इसकी जनरल वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। अगर k की वैल्यू 1 है तो आपका टाइटली कपल्ड है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम कपलिंग का रेंज होती है जब इसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस रिलेट्स आपका फ्लक्स लिंकेज टू इट्स ओन करंट, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है फ्लक्स लिंकेज टू इट्स ओन करंट, इसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस। वही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलते हैं आपका रिलेट्स फ्लक्स चेंजिंग इन वन कॉइल। पहली वाली कॉइल में अगर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण हमारे दूसरी कॉइल में जो हमारे जो करंट के कारण जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, एम का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। बाकी के होता है आपका कपलिंग और कोफिशिएंट, और इंडक्टेंस की वैल्यू हमारी हेनरी में होती है, और के की वैल्यू 1 होती है आपकी परफेक्टली या आइडियल कपल्ड के केस पर, ठीक है। तो देखिए आपका एसएससी जेईई में एक बार क्वेश्चन क्या आया था, देखिए इतना सिंपल आया था। आपका इंडक्टेंस की वैल्यू हमारी थी 4 हेनरी और आपका L2 की वैल्यू थी यहाँ पर 9 हेनरी, ठीक है। दो आपके कॉइल थे और यहाँ पर के की वैल्यू दी थी आपकी 0.5। तो हमें यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा आपका के को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपको L1 इंटू L2 से, क्योंकि क्या होता है हमारी के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 प्लस L2। तो यहाँ से एम की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 4, 9 चक्को 36, 36 का स्क्वायर अंडर रूट 6 होता है। तो 0.5 इंटू 6, 6 पंचे 30, मतलब ये आ गया आपका 3 हेनरी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 हेनरी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया आपका इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइडल या फिर कोइल का कॉइल की बात करें या फिर हम इंडक्टेंस की बात करें, तो यहाँ कॉइल की बात करें सोलेनोइड की बात करें। देखिए कॉइल हमारी इस टाइप से बनी रहती है ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर अपॉन हमारे क्या होता है रिलक्टेंस, ठीक है। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। रिलक्टेंस को क्या लिखते हैं हम, रिलक्टेंस होता है आपका लेंथ इंटू म्यू इंटू ए, लेंथ अपॉन म्यू ए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाएं तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट म्यू ए। म्यू की वैल्यू को लिख दिया आपके एब्सोल्यूट परमिबिलिटी रिलेटिव परमिबिलिटी इंटू आपका यहाँ हो जाएगा एरिया
इंटू एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस की जगह एल आ जाएगा ये। तो अल्टीमेट फार्मूला आपका इंडक्टेंस का ये बनता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, देखिए वही यहाँ पर लिखा है। तो कैसे है मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका सोलेनोइडल या फिर आपका कॉइल के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइडल बेस ऑन जियोमेट्रिक एंड टर्न। ठीक है, एन है आपके नंबर ऑफ टर्न, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, एल है लेंथ, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ कोर, यूनिट होती है आपकी हैंड नीबर। ठीक है, तो ये इसके बारे में सिंपल सा हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और फ्लक्स के बारे में। देखिए, ये अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो मैंने दिखाया, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक की स्पेलिंग भूल गया था मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा एक ये सोर्स होता है वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ होता है। इसके कारण हमारे यहाँ पर करंट आपका सर्किट में फ्लो होते हैं, और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, हमें एक क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, माना ये कोई लोड लगाए, ठीक है, आर, या फिर कोई एक इसमें आर लगाए जो इसका करंट का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो इसमें सोर्स है, सोर्स के जैसे क्या काम करेगा, SOURC, सोर्स के जैसे हमारा काम करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, वहीं आपके इसमें फ्लो क्या करेगा, हमारा फ्लो करता है यहाँ पर करंट, हमारा करंट फ्लो करता है, और करंट का अपोज कौन करता है, अपोज करता है आपका प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर से शो करते हैं। वहीं मैग्नेटिक सर्किट में हमारे देखिए हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न में करंट हम पास कराते हैं तो क्या बनता है आपका MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, इट इज़ अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स विच इज़ N इंटू आई। तो N इंटू आई क्या हुआ, हमारा सोर्स हुआ। तो सोर्स हमारा क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है आपकी नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा फ्लक्स फ्लो नहीं होता, फ्लक्स हमारा इस्टेब्लिश होता है। ये एक फ़र्क होता है, फ्लक्स हमारा इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर कोर के अंदर। ठीक है, और इसका अपोज कौन करता है, हमारा अपोज करता है इसका रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस अपोज इज द फ्लो ऑफ आपका फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखोगे तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध P अपॉन R। यहाँ सिमिलर क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू वोल्टेज की जगह हो जाएगा EMF को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट NI अपॉन रिलक्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इसमें एनालॉगी भी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो खैर यहाँ क्या दिया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया आपको MMF है, वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न इंटू आपका नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, या फिर फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ये एस को हम रिलक्टेंस भी लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर कहाँ गया, ये यहाँ पर मैंने आपको रिलक्टेंस लिया है, इसको आप एस भी कह सकते हैं। ठीक हो, एस को हम रिलक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए जो आपका MMF आ जाएगा, MMF क्या आ जाएगा आपका, MMF हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। तो ये देखिए आपका MMF होता है नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, ये फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। आपका एनालॉगस होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, जो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया था। रिलक्टेंस होता है आपका, ये रिलक्टेंस होता है आपका, ये इसको S लिखा है, होता है आपका L अपॉन म्यू इंटू ए। म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को हम लिख सकते हैं आपका म्यू नॉट एब्सोल्यूट की परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू एरिया। ठीक है, एरिया है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्या बताता है, मैग्नेटिक सर्किट अलोंग ऑफ एनालॉगस टू ओम्स लॉ। ठीक है, जो आपका ओम्स लॉ है आपका मैग्नेटिक सर्किट का, वो ये बताता है यूज़ फॉर ट्रांसफार्मर और मशीन कोर फ्लक्स कैलकुलेशन। ट्रांसफार्मर और मशीन के जो कोर में फ्लक्स कैलकुलेशन होती है वो इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एस यहाँ पर हमारा रिलक्टेंस है, जो आपका एल है वो आपकी मीन पाथ लेंथ है, और आपका ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, MMF इन एम्पियर टर्न। ठीक है, MMF की वैल्यू एम्पियर टर्न में होती है, और एस की जो वैल्यू है रिलक्टेंस की एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। ये यूनिट याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आई एक बार। ठीक है, बाकी देखिए सीरीज और पैरेलल में जैसे वहाँ केस होता है, सिमिलरली यहाँ केस है। सीरीज में यहाँ पर आपका रिलक्टेंस ऐड हो जाता है आपका S1 प्लस S2 प्लस S3। वहीं पैरेलल पे आपका रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। अगर 2 की बात करें पैरेलल पे, तो यहाँ पर S इक्विवेलेंट अगर 2 हैं तो क्या हो जाएगा आपका S1 इंटू S2
अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर रिलेक्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्टर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है आपकी हाफ Li²। ठीक है, W की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1/2, L जो इंडक्टेंस की वैल्यू है, और कितना करंट पास हो रहा है उससे, उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें स्मॉल w, इसकी वैल्यू होती है आपकी b² मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू। म्यू की जगह आप μ0 इंटू म्यू आर लिख दो, एक ही बात है। या यही क्या होता है आपका 1/2 b इंटू एच, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब BH/2 भी कहते हैं। तो ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको निकालने का, जहाँ जो बड़ा W है ये आपका बता रहा है एनर्जी है और जो छोटा W है ये आपको बता रहा है आपका एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हुआ। तो यहाँ पर हमने आपका EMFT को कंप्लीट कर दिया है।